हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में द वन थिंग बाय गैरी केलर। ये किताब शुरू होती है कि अगर आप दो रैबिट्स को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप एक भी नहीं पकड़ पाओगे। इससे पहले हमने एक और लाइफ चेंजिंग किताब द मिनी हैबिट को डिटेल में समराइज़ किया है और उसके साथ साथ 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ के पार्ट्स को भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो ये सारी की सारी ये तीनों बुक्स जो है लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं। इसके अंदर बात बहुत सिंपल सी है, बट जब उसको आप डिटेल में समझते हैं तो आपको उसकी बात अच्छे से समझ में आती है कि किस प्रकार से अगर आप एक ही काम पे फोकस करोगे तो आप उतना ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पाते हो। जैसे कि एक कोट है कि किताब में कि आप एक पोस्टेज स्टैम्प जब लगाते हो तो वो जब तक वो अपने लिफाफे को उस जगह तक नहीं पहुंचा देता, वो पोस्टेज स्टैम्प का काम पूरा नहीं होता है। तो इसी को द वन थिंग के अंदर कहा गया है। इसको बोला गया है कि ये बेस्ट अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो खुद जो राइटर है, इनकी जो कंपनी थी, ये भी बहुत मुसीबतों से जूझ रही थी। और जब इन्हें किसी कोच की मदद लेके ये पता चला कि किस प्रकार से अपनी सारी की सारी परेशानियों को बिल्कुल मिनिमाइज़ करते जाओ कि ऐसी कौन सी परेशानी है जो मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम का कारण है, उस तक पहुंच के आप एक ही झटके में उस सॉल्यूशन को पा पाओगे। ऐसे ही ऐसी कौन सी अकेली चीज़ है जिसको किया जाए तो बाकी लाइफ की सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और वो अकेली चीज़ मैक्सिमम रिजल्ट देता है। तो इसी के बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग उदाहरणों के साथ साथ समझाया है कि किस प्रकार आपको करना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने अपने उदाहरण में बताया था कि जब ये बहुत परेशानियों में जूझ रहे थे, परेशान थे, तब इन्होंने एक कोच की मदद ली। उस कोच ने इनकी मदद की कि किस प्रकार से आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल पिन पॉइंट एक जगह तक जाते हैं, पहले उसकी जड़ तक जाते हैं। यानी आपने 50 कारण गिनाए, फिर आपसे बोला जाएगा इन 50 में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण कौन सा है, तो फिर आप उसके 20 कारणों पे आओगे, फिर 20 में से किसी एक कारण पे जाओगे जो आपकी परेशानी का हल होगा। तो इस प्रकार से द वन थिंग से आप चीज़ों को नैरो डाउन कर लेते हो तो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाते हैं। जितना आप अपनी कंसंट्रेशन को किसी एक चीज़ पे नैरो डाउन करते हो, उतना ही ज़्यादा आप अपनी समस्या को सुलझाने की तरफ पहला कदम बढ़ा लेते हो। खाली जानना ही ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आपकी लाइफ के बाकी सारे इम्पोर्टेंट काम को पाने में आपकी मदद करती है। उस एक चीज़ को पाने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो भी इस किताब के अंदर समझाई गई है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं और अगर आपको उस प्रॉब्लम तक या उस सॉल्यूशन तक जाना है तो आपको स्मॉल जाना है, गोइंग स्मॉल। क्योंकि जब आप एक बहुत बड़े टारगेट को बनाते हो तो वो बड़ा टारगेट ही आपको डराता रहता है। तब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं होता है कि आप उसको पालोगे और आप ये सोचो कि आप एफर्मेशन करके या किसी और तरीके से अपने अंदर विश्वास जगा लोगे। तो ये स्ट्रेटजी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर अपनाते हैं, बट फाइनली ये फेल हो जाती है। जो गोइंग स्मॉल का कंसेप्ट है, इसका मतलब यही है कि बाकी की सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, यू कुड डू, उनको छोड़ दो और सिर्फ उस काम को करो जो यू शुड डू, जो आपको करना चाहिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और उस काम को आप तब कर पाओगे जब आप उस बड़े से टास्क को जो आपको करना चाहिए उसको सबसे छोटे टास्क में बांटोगे। फिर आपके बिल्कुल टिनी टाइनी स्टेप लेके आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। तो यही इसका सूत्र है कि जो चीज़ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वन थिंग है, उसको पाने की जो स्ट्रेटजी है वो गो स्मॉल है। पर होता क्या है कि ज़्यादातर लोग इसके अपोजिट तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस जो है बड़ा टाइम लगाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उस काम को शुरू करने से पहले ही वो अपने दिमाग में हार मान लेते हैं। इतना बड़ा गोल, इतने बड़े एफर्ट्स देख के उसकी वजह से उनके कैलेंडर और जो टू डू लिस्ट होती हैं वो आप ऐसी बड़ी बड़ी बना लेते हैं कि कुल मिला के आप वहाँ जाने से ही डरने लगते हैं। पर यहाँ पे बात कही गई है कि आप एक एक करके, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पाते चले जाओ तो धीरे धीरे आपको कब पता नहीं चलेगा कि कब आपने अपनी मंजिल पा ली है। और धीरे धीरे ये सारे के सारे जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं ये जाके बड़े स्टेप में अपने आप ही बदल जाते हैं। तो आपको वो थोड़ी सी चीज़ें देखनी है जो कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं और उन सब चीज़ों से बचना है जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। अब इसका जो दूसरा चैप्टर है जिसमें इन्होंने इसी बात को और अच्छे
स्मार्ट तरीके से समझाया है, उसे डोमिनो इफेक्ट से समझाया है। आपने वो पिक्चर्स या वो वीडियोस देखी होंगी कि जहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक के आगे एक रखे जाते हैं और फिर पहले वाले को पुश करके एक चेन रिएक्शन बनती है और बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स गिर जाते हैं और मोशन में आ जाते हैं। इसको डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है कि आपने बहुत सारे ब्लॉक्स इकट्ठे किए, उन्हें एक के आगे एक लगा के रख दिया, तो जब आप पहले ब्लॉक को पुश करते हो, यानी पहले ब्लॉक पे ही सिर्फ आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, बाकी के सारे ब्लॉक तो अपने आप ही गिर जाते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि जब गोइंग स्मॉल वाला कंसेप्ट है वो ऐसे ही काम करता है। जब आप पहले छोटे काम को पुश करते हो तो बाकी के सारे काम अपने आप ही होते चले जाते हैं, आपको करना नहीं पड़ता है, एनर्जी नहीं लगती है। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा उदाहरण भी दिया है कि जो आपका डोमिनो है, जो ब्लॉक है, तो जो डोमिनो में यही होता है कि जो एक अकेला डोमिनो होता है वो अपने से 50% बड़े साइज़ के डोमिनो को गिरा सकता है। तो इसका ये खूबसूरत उदाहरण यही है कि अगर इस प्रकार से हम डोमिनो को आगे लगाएं तो आपका 18वां जो डोमिनो होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितने बड़े साइज़ का होगा। वो पीसा की जो झुकती हुई मीनार है उसके बराबर के साइज़ का होगा। आपका जो 23वां बड़ा डोमिनो होगा वो आईफिल टावर की ऊंचाई के बराबर होगा। आपका जो 31वां डोमिनो होगा वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर होगा, क्योंकि हर डोमिनो अपने से दूसरे साइज़ में आधा बड़ा है। तो ऐसे कर करके इतना बड़ा हो रहा है। 57 डोमिनो जो होगा वो चांद की ऊंचाई तक होगा। तो इसी बात पे जोर दिया गया है कि जब आप गो स्मॉल करते हो, आपको लगता नहीं है कि आपने पुश कहाँ पे किया है, इतना ईजी होता है। पर जब आप हर बार एफर्ट्स बढ़ाते चले जाते हो, आप आगे बढ़ते चले जाते हो, एफर्ट तो आपका पहले वाले में लगा है, बाकी तो फिर आपका अपने आप ही इंटरेस्ट और मोमेंटम डेवलप हो जाता है। तो जो ग्रोथ होती है इस स्ट्रेटजी में वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। इस प्रकार से, इस खूबसूरत उदाहरण से जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप इस तरीके से सोच सकते हो। तो कुल मिला के इस वन थिंग का कंसेप्ट का यही उद्देश्य है कि आप अपनी जीवन के अंदर इस डोमिनो इफेक्ट को लेके आओ। तो ये इस लॉजिकल एग्जाम्पल से उन्होंने इस बात को समझाया है। और जितने भी बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इसी प्रकार से अपनी प्रायोरिटी को सेट करते हैं और वो सिक्वेंशियल सफलता पाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बस एकदम से अपनी परेशानियों से निकल आऊँगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर ये चीज़ें एकदम से साइमल्टेनियस नहीं होती हैं, ये सिक्वेंशियल होती हैं। आप एक के बाद एक परेशानियाँ सुधारते जाते हो, इम्प्रूव करते जाते हो। और मज़े की बात है कि आपका विश्वास भी फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। जैसे जैसे आपको अपने पर विश्वास होता जाता है कि आप चीज़ें करने लगे हो, आप चीज़ें सॉल्व करने लगे हो, उससे कई गुना बड़े अनुपात में आपका विश्वास बदलता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो विश्वास आ जाए कि आप चाँद छू लो, वो धीरे धीरे आता है। तो जब भी आप छोटे छोटे काम करते हो उसी पे आपकी सक्सेस बनती है। पर फाइनली इसके अंदर जो की है वो है टाइम। सक्सेस सिक्वेंशली बनती है, एक बार में एक काम करके। फिर इसके अंदर उन्होंने कंसेप्ट दिया है कि सक्सेस अपने पीछे कुछ ना कुछ क्लू छोड़ के जाती है। इसको उन्होंने फिर दोबारा वन थिंग के कंसेप्ट से समझाया है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी अगर आप कंपनीज देखोगे तो वो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, वो कुछ गिने चुने प्रोडक्ट बनाती है। और उन गिने चुने प्रोडक्ट में भी अगर आप उनकी सेल देखोगे तो एक ही प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके सारे रेवेन्यू को बराबर कर देती है एक ही तरफ। जैसे कि KFC के अंदर जो उनका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, वो जो सीक्रेट उनकी चिकन रेसिपी थी, वो अकेली उनकी सबसे बड़ी सफलता के लिए जिम्मेदार होती है। ऐसे स्टारबक्स में भी आप जाओगे तो सारे प्रोडक्ट उतने फेवरेट नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं। तो हर कंपनी, जैसे गूगल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर जो गूगल का वन थिंग है वो उनकी सर्चिंग कैपेसिटी है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, आप किसी को भी उठा के देखोगे तो आपको ये ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि उन कंपनीज ने अपने आप को बड़ा बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन से नहीं बनाया है, किसी एक प्रोडक्ट से बनाया है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी कई बार एक ही व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण काम कर सकता है, इतना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकता है कि उसकी बाकी जिंदगी में ढेरों जो लोग मिलते हैं उनसे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे वॉल्ट डिज्नी का एक उदाहरण है कि वॉल्ट डिज्नी के ब्रदर थे जिन्होंने उनको एक ऐसी जॉब दिलाई जिससे उनका एनिमेशन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। सैम वॉल्टन के जो फादर इन लॉ थे उन्होंने उनको शुरुआत में ब्रेक दिया जिसकी वजह से वो इतना बड़ा स्टोर खोल पाए वॉलमार्ट का। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन के भी मेंटोर थे, मैक्स टेलमट करके। तो कहने के लिए कोई भी इनमें से सेल्फ मेड नहीं था, कहीं ना कहीं किसी ने इनके प्रतिभा के आगे इनको
हेल्प किया। जैसे ओफ्रा विनफ्रे का भी उदाहरण दिया गया है कि उनके फादर का उनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान था। तो एक महत्वपूर्ण टर्न पे इनकी लाइफ के इन सारे लोगों ने इनको एक ऐसा रास्ता दिखाया या हेल्प की जिसकी वजह से ये इतने बड़े पर्सन बन पाए। तो कहने का मतलब है कोई अकेला सफलता नहीं लेता है, कोई एक इंसान होता है जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे ही कोई एक ऐसा पैशन या कोई एक ऐसी स्किल होती है जो व्यक्ति को बनाती है। हर इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानियाँ सुनोगे सक्सेस की, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर लोगों की वो सफलता उनकी पर्सनल पैशन और स्किल की वजह से होती है, क्योंकि जब वो एक इंटेंस इमोशन या एबिलिटी से काम करते हैं तो वो उनको सफलता पे सफलता देती चली जाती है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, जैसे पैट मैथ्यू जो तो पेंटर थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग की पैशन को, स्किल को डेवलप करके उससे हर दिन एक पेंटिंग बना के अपने आप को फेमस किया। एंजेलो अमेरिको थे, वो एक इटली के टूर गाइड थी जिनकी इच्छा थी, गहरी इच्छा थी कि वो वहाँ के टूरिज़्म को पूरे सब लोगों के बीच में फैलाएं। तो ऐसे ही जो पैशन होता है वो आपको डिस्प्रपोर्शनेटली किसी एक काम को करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब आपका पैशन अगर किसी एक खेल में है तो आप अपने पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टाइम उस पर्टिकुलर खेल को देंगे। जब आप उसे ज़्यादा टाइम देने लगते हैं तो उस खेल में आपकी स्किल डेवलप होने लगती है, ऐसे चैन बनती है। और जब आपकी स्किल थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होती है तो आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। जब आपको रिज़ल्ट मिलते हैं और दोबारा आप काम करते हो तो आपको बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं। जब आपको और बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप उसको ज़्यादा एन्जॉय करते हो और आपको और ज़्यादा पैशन मिलता है। और फिर जितना ज़्यादा पैशन मिलता है तो उतना ही ज़्यादा दोबारा टाइम आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये पूरी साइकिल चलती है कि आपके पैशन से कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ये इस चेन रिएक्शन की वजह से होता है। तो ये जो सारी बातें हैं कि एक चीज़ जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है वो हर क्षेत्र में होती है। व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई पैशन भी हो सकता है, कोई स्किल भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। एक और उदाहरण है बिल गेट्स का। बिल गेट्स बने, वो उनका एक पैशन था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेके, उस स्किल को लेके। तो बाकी का सारा माइक्रोसॉफ्ट उसके अराउंड डेवलप हुआ। जो वो वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल और अमीर आदमी बने वो उसी अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पैशन को लेके बने। बाकी मौके और बाकी चीज़ें जुड़ती चली गई। उसके बाद भी उनकी, जब उन्होंने कंप्यूटर वाला ये सब कुछ छोड़ दिया और वो और आगे समाज सुधार में लगे, तो वो और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स ने अपना जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जो लोगों की मदद करता है। वहाँ भी यही बिलीफ होता है कि उनका ये मानना है कि हर लाइफ को इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए। इसी के बेसिस पे उनका फाउंडेशन बना है। तो वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गरीब देशों के अंदर हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उसको अपने ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसमें उनका मेन कंसेप्ट यही रहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से लाखों लोगों का जीवन बचाया जाए। फिर उन्होंने ढूंढा कि उनका वन थिंग क्या है, किस जगह फोकस करें। ऐसे करने के लिए हजारों काम हो सकते हैं कि जो वो करें और लोगों की हेल्प करें, बट उन्होंने स्मार्टली सोचा कि ऐसा वो कौन सा काम कर सकते हैं जिससे लाखों लोगों पर फर्क बने। तो ऐसे में ही उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज देखा। फिर उन्होंने देखा इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। फिर उन्हें मैजिक टूल समझ में आया, द वन थिंग इज वैक्सीन। तो उन्होंने वैक्सीन पे फोकस किया। ऐसे ही उन्होंने जितने भी उनके फाउंडेशन में काम होते हैं वो ऐसे ही एक पिन पॉइंट काम पकड़ते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर से और उसको सॉल्व करने पे अपनी जो भी टाइम, एनर्जी और मनी को लगा देते हैं। तो वन थिंग का मतलब यही है कि आप कहाँ से शुरू करें, कैसे चूज करें कि वो कौन सी चीज आपकी वन थिंग होगी, किस प्रकार से आप बेस्ट डिसीजन लें और अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे लेके जाएं। तो हार्ट ऑफ सक्सेस यही है। पर इससे पहले बहुत सारे मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं जो वन थिंग के बारे में जुड़ी होती हैं। आप खाली इस शब्द को समझ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लाई होते हैं जो आप वन थिंग के बारे में सोचते हैं कि शायद ये चीज ठीक होगी, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है कि हम वो काम करना पसंद करते हैं जिस पे हम बिलीव करते हैं, और जिस चीज पे हम बिलीव नहीं करते उस काम को हम नहीं करते। जीवन बहुत छोटा होता है कि आप बहुत बेवकूफ़ी भरे कामों के पीछे नहीं भाग सकते हैं। आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ के वन थिंग को ढूंढ लेते हैं उतना ही जीवन आपका मीनिंगफुल हो जाता है। यहाँ बिल्कुल एक उदाहरण किताब में ये भी समझाया गया है कि अगर एक फ्रॉग को एक गुनगुने पानी में डाल दिया जाए, अगर वो पानी गुनगुना ना होकर गर्म होगा तो वो एकदम से उछल के बाहर आ जाता है। इतनी अभूतपूर्व खराब कंडीशन होती है तो लोग संभल जाते हैं, पर ज्यादातर लाइफ में ये चीजें धीरे धीरे आती हैं। उसी फ्रॉग को अगर आप हर टाइम में धीरे धीरे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि कब इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो उसी के अंदर ही जस्ट पास्ट। तो
सक्सेस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लाइज होते हैं जो आपको वन थिंग से पहुंचने से रोकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में कुछ बातें भर दी गई होती हैं कि लाइफ में हर चीज़ की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसको हम समझेंगे। दूसरा झूठ है कि मल्टीटास्किंग करना स्मार्ट लोगों का काम है, मॉडर्न लोग मल्टीटास्क करते हैं, ये एक मिथ है। तीसरी बात यह है कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए सफलता के लिए, या कि विल पावर हमेशा जब आप चाहो तब आप अपनी विल पावर का प्रदर्शन कर सकते हो, ये चौथा झूठ है जो वन थिंग के बीच में पड़ता है। पांचवा झूठ है कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती है। और छठा झूठ है कि जितना बड़ा होता है उतना ही वो बुराइयों को लेके जाता है, बड़ी सफलता बड़ी बुराइयाँ। तो हम पहले झूठ की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे कहा गया है कि हर चीज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट होती है, चीज़ें कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। इस वर्ड के अंदर इक्वालिटी एक झूठ है। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, दो लोगों की चॉइसेस एक जैसी नहीं हो सकती हैं। हमारा जीवन हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि हम कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस ज़िंदगी से पूछते हैं, उतना ही अच्छा हम कर पाते हैं। तो जब आपके पास एक क्लियर फार्मूला नहीं होता है डिसीज़न लेने के लिए, तो आप रिएक्टिव हो जाते हो। जैसी ज़िंदगी आपके सामने पड़ती है वैसा ही आप उसको रिएक्ट करने लगते हो। ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल वे में जो भी उनको मिल रहा होता है उसकी तरफ जाना पसंद करते हैं। तो हम जो भी सबसे सिंपल रास्ता दिखता है उसको पसंद कर लेते हैं। और कुल मिला के आउटकम क्या लगता है कि हम लोग बिज़ी दिखते हैं, एक्टिव दिखते हैं और ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर वो एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। लोग वही 9 से 5 की ज़िंदगी, रोज़ सुबह उठना, ऑफिस जाना या काम करना और शाम को रात को सो जाना, उसमें फंस जाते हैं। तो लोग जो बोलते हैं कि भाई आप टू डू लिस्ट बनाओ तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर बहुत सारी चीज़ें हैं। टू डू लिस्ट के साथ साथ क्लैरिटी है, टाइम प्लानर्स हैं। तो बहुत सारे अगर आप टू डू लिस्ट बनाओगे जिसमें बहुत सारी ट्रिवियल और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को रखोगे, तब भी क्या होगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो बड़े अचीवर्स होते हैं, आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो उनके काम करने का तरीका टू डू लिस्ट की तरह नहीं होता है। वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। वो देखते हैं कि उनके दिन भर में ऐसा उन्होंने कौन सा इंपॉर्टेंट काम या डील साइन करी जिससे उनके बिज़नेस पे कई हज़ार गुना बड़ा फ़र्क पड़ा। तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी या सबसे बड़ी चीज़ को चूज़ करते हैं, सबसे एसेंशियल चीज़ को करते हैं चूज़। उन्हें पता होता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। वो टू डू लिस्ट पे नहीं फोकस करते हैं, वो सक्सेस लिस्ट पे फॉलो करते हैं कि क्या ऐसी सक्सेस लिस्ट दिन भर में मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो मुझे बहुत बड़ी सफलता दिलाए। तो एम यही होता है कि आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाओ। अगर कोई लिस्ट आप बना रहे हो टू डू लिस्ट और वो आपको सफलता की तरफ नहीं ले जा रही, तो वो आपकी टू डू लिस्ट नहीं हो सकती है। वो आपको हर जगह ले जा सकती है पर वो आपको सफलता की जगह नहीं ले जाएगी। तो एक बड़ी फेमस कोट है कि वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मैनी, कि दिन भर में कुछ ही काम होते हैं जो वाइटल होते हैं, बाकी सब ट्रिवियल होते हैं। इसके ऊपर एक बहुत फेमस पैरेटो प्रिंसिपल है जहाँ इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया गया है, कि जिसके अंदर बार बार उन्होंने एक ही बात कही है कि अगर आप गौर करोगे तो 20% एफर्ट करने से 20% एफर्ट करने से 80% रिजल्ट मिलते हैं। यानी आप अपनी लाइफ में नॉर्मली जो सारे काम कर रहे हो 100%, उन 100% काम में सिर्फ 20% ही ऐसे होते हैं जिनसे आपको रिजल्ट मिलते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी चलती है। तो क्यों ना उन 20% कामों पर फोकस किया जाए। जब आप टू डू लिस्ट बनाने जाते हो तो लिस्ट कैसी होती है, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना ही चाहिए, फिर मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना ही चाहिए। तो ये आपकी टू डू लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे सिंपल काम होते हैं और बहुत सारे करना ही चाहिए काम होते हैं। क्या हो वो सक्सेस लिस्ट कि जिसके अंदर वो काम हो जिसमें मुझे करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए वाले काम हो। तो इसी को पैरेटो प्रिंसिपल समझाया गया है कि यही वो 80-20 प्रिंसिपल है जहां आप अपने कुड डू वाले काम ना करके शुड डू वाले सारे काम करो। तो बहुत सारे लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, पर जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सट्रीम पैरेटो की बात भी करती है कि जब आप अपने शुड डू वाले कि मुझे ये काम करना चाहिए वाले कामों को छांट लेते हो, तो माना कि आपने 25 काम छांटे जो आपको करने चाहिए, फिर आप उनमें से और उनको जब नैरो डाउन करते हो, उसके 20% पे जाते हो, तो आपको 5 ऐसे काम दिखते हैं जो उन 25 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप उसको भी नैरो डाउन करते हो, उस 5 का भी 20% करते हो, तो आपको वन थिंग मिलती है। इसे हम एक्सट्रीम पैरेटो मिलते हैं
कि क्या वो एक ऐसा काम हो जिस पे बाकी सारे शुड डू की वैल्यू ना हो और उस अकेले के काम को करने पे आपको इतनी सक्सेस और सफलता मिले कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उस वन थिंग को ढूंढ लो तो बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएं। राइटर ने एक एग्जांपल भी दिया था कि उनके फ्रेंड ने उनको गिटार सीखने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉर्ड का बताया कि आप माइनर ब्लू स्केल पे बस कमांड कर लो, इसको सीख लो, बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप आ जाएंगी। तो इस प्रकार से उनकी गिटार सीखने का जो वन थिंग था वो माइनर ब्लू स्केल्स थी। तो ऐसी बहुत सारी आप हर चीज़ में देखोगे, हर स्किल के अंदर, हर काम के अंदर कुछ ऐसी खास चीज़ होती हैं, अगर आपने वो कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें उतनी मीनिंगफुल नहीं होती हैं, उतने मायने नहीं रखती हैं। तो मेन आइडिया यही होता है इसके अंदर कि आप बहुत छोटे काम से स्टार्ट करो और अपनी चॉइस को नैरो डाउन करते हुए बिल्कुल एक्सट्रीम पे सिर्फ वन थिंग को ढूंढ लो। जितने भी चीज़ें आपको अनइम्पॉर्टेंट लगे उन सबको मना कर दो, ना कर दो। और आप इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ो कि आपको सारे काम इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, सारे इक्वली नहीं हो सकते हैं। जो दूसरा लाई है उसकी भी बात करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर, वो मल्टीटास्किंग है कि आप एक साथ दो काम को कर सकते हो। ये बहुत बड़ा लाई है, किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। इवन लोग कंप्यूटर में बहुत सारी विंडोज़ खोलते हैं और सोचते हैं कि वो मल्टीटास्क कर रहे हैं। अगर वो देखा जाए तो जब वो 5 काम लेके बैठे हैं जो एक साथ वो कर रहे हैं, पर हर काम पे बार बार वो जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, उनकी अटेंशन ब्रेक हो रही है, फिर वो दूसरे प्रोग्राम को खोलते हैं, फिर वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो उनका दिमाग अगर वो पांचों अलग अलग करेंगे तो उसके मुकाबले जब वो पांचों को एक साथ करते हैं उनकी क्रिएटिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। कुछ काम होते हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं मल्टीटास्क, उसका एक अलग रीज़न होता है, पर मल्टीटास्क करना कहते हैं कि ये मंकी माइंड है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उछलते रहते हो और अल्टीमेटली कहीं नहीं पहुंच पाते हो। वॉक एंड टॉक कर सकते हो क्योंकि ब्रेन के दो अलग अलग हिस्से होते हैं जो वॉक और टॉक को डिनोट करते हैं, तो आप कर सकते हो, फिर भी आपका ध्यान जो है वो बटा हुआ होता है। आप च्युइंगम दबाते दबाते मुंह में एक कुछ काम कर सकते हो पर आपका अटेंशन तब भी बटा हुआ होता है। आप जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो जो आपको करनी चाहिए। ये मंकी माइंड ही तो है। जब कोई लोग बॉल को जगल करते हुए देखते हैं कि वो एक साथ 3 बॉलों को उछाल रहा है, तभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस समय में एक बॉल को वो एक समय पे ही उछाल रहा है, वो टास्क स्विच कर रहा है। एक बार एक बॉल हाथ में आती है, 2 हवा में होती हैं, तभी भी वो उस पर्टिकुलर सेकंड में सिर्फ एक बॉल पे ही काम कर रहा है, वो बाकी की 2 बॉलों पे काम नहीं कर रहा है, तब भी वो वन थिंग ही होती है। तो इस वन थिंग के लिए मल्टीटास्किंग एक बहुत ही ख़राब बात है। आप देखोगे कि आपके ब्रेन के चैनल्स की वजह से ही होता है, क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से काम कर रहे होते हैं जो उसी तरीके से बने हुए हैं। पर आपके ब्रेन का जो हिस्सा फोकस के लिए बना है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। और आप अगर उस पर बहुत लोड डाल दोगे, अगर आप एक समस्या को सुलझाने में लग जाओ और पूरा ध्यान डाल दो तो आप थक जाओगे, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ही वो काम होता है फोकस करने का। तो इसीलिए जो एक ऐसी चीज़ है जो थक जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फोकस के लिए, तो आपको उसको अननेसेसरी काम देके बार बार थकाना नहीं है। ये भी इस चीज़ के अंदर समझाया गया है। तो आपको कुल मिला के यही बात समझनी है, आपको अपनी टाइम और इफ़ेक्टिवनेस की वैल्यू देनी है और जिस काम को करना है उसको ज़्यादा टाइम देना है, फोकस करना है, जो आपका शुड डू है और वन थिंग है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा काम करोगे आपके ब्रेन को बार बार रीओरिएंट होने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप लगातार पुराने समय से यही काम करते जा रहे हो कि आप मल्टीटास्कर बन गए हो, तो एक्चुअली आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप ज़्यादा गलतियाँ करोगे, ज़्यादा पुअर डिसीजंस बनाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग टीवी पे देख के चैनल पे चैनल बदलते जाते हैं। वो डोपामिन जो उन्हें मिलता रहता है, कभी उसको नया कुछ देखा, उनको थोड़ा सा मज़ा आया, थोड़ा डोपामिन ब्रेन में रिलीज़ हुआ, अच्छा इस चैनल पे ये आ रहा है, फिर दूसरा चैनल स्विच कर दिया, तो फाइनली वो कोई प्रोग्राम देख के नहीं निकल पाते हैं। वो डोपामिन स्विच करते रहते हैं। ब्रेन को अच्छा लगता है कि जब वो एक चैनल बदलते हैं तो वो उनके हाथ में ताकत होती है, वो दूसरा चैनल बदल देते हैं। अल्टीमेटली वो कुछ भी इंपॉर्टेंट या कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ चैनल बदलते रह जाते हैं। मैट रिचेल का एग्जांपल दिया गया है जो 2009 में जिन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला था, जिन्होंने यही बताया था कि बहुत से लोग जो गाड़ियाँ चलाते हुए मोबाइल पे फ़ोन पे बात करते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने ड्रिंक किया हुआ हो। तो बाद में जाके इसी के ऊपर लॉ बना कि सेल फ़ोन आप गाड़ी चलाते हुए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान बटा हुआ होता है। आप इमेजिन करके देखो किसी पायलट को कि जो आपको लेके जा रहा है और उसके साथ साथ वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो आप चाहोगे कि वो अपना ध्यान बांटे?
कोई व्यक्ति आपकी सर्जरी कर रहा है तो आप चाहोगे कि एक साथ साथ वो दूसरा काम भी करते रहे और उसका ध्यान बटा हुआ हो। आप चाहते हो कि वो पूरे अटेंशन और फोकस से आपका काम करे। तो डिस्ट्रैक्शन होना लाइफ में नेचुरल होता है, हर कोई इंसान जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है। और मल्टीटास्किंग जो है आपको गलतियां करने के लिए और ज़्यादा प्रोन बना देती है, और डिस्ट्रैक्शन से आपकी जो लाइफ है और चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम और लाइज के बारे में बात करेंगे, और हम वन थिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वन थिंग को और इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। देखिए, यही सारी बातें होती हैं कि जब आप सिर्फ एक छोटा सा आउटलुक समझते हैं तो आपको वो बात उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है। डिटेल्ड समरी में वो चीज़ें आपको गहराई से आपके दिमाग में रुकती हैं, ठहरती हैं, क्योंकि जब एक ही बात के बारे में हम बहुत सारे कारण डिस्कस करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को बोलने से, वन थिंग को बोलने से आपके दिमाग में वो वन थिंग स्टे करती है, रुकती है, वहाँ पर वो कंसेप्ट बनती है लाइफ में। और ये जो तीनों किताब हैं, मिनी हैबिट और 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ और द वन थिंग, ये किताबें आपकी लाइफ में एक ना एक इफ़ेक्ट छोड़ के जाएंगी ही जाएंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये कोई इफ़ेक्ट ना छोड़ें। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।